जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ जतिन शर्मा एंड आई सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 94 इन एनडीए फ्लाइंग ब्रांच। तो बेसिकली आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताना चाहता हूँ कैसे आप फ्लाइंग में पायलट बन सकते हो। बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम रिटन एग्जामिनेशन आफ्टर एसएसबी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। तो एनडीए का एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और ये साल में 2 बार होता है। फर्स्ट ये अप्रैल में होता है, सेकंड ये सितंबर में होता है। एनडीए के एग्जामिनेशन में 2 पार्ट में पेपर कंडक्ट होता है। पहला मैथ्स का सेक्शन और सेकंड जीएटी का सेक्शन। मैथ्स के सेक्शन में आपको 2.5 आवर्स मिलती है टाइमिंग, उसमें अप्रोक्स 120 क्वेश्चन आते हैं और 300 उसकी मार्किंग स्कीम होती है। ईच क्वेश्चन कंटेंट 2.5 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग मैथ्स के पेपर में -0.83 की होती है। मैथ्स जो है वो बेसिकली एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा अपर लेवल पर आता है जो एनडी में होता है, और वो 11th और 12th क्लास के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर करता है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपका जीएटी का पेपर होता है सेम डे। जीएटी में भी आपको 2.5 आवर्स मिलते हैं और वो 900 मार्क्स का पेपर होता है। जीएटी में मैथ्स, तो जीएटी में साइंस आती है, जीके आती है, इंग्लिश आती है, ये 3 पोर्शन कवर होते हैं। इंग्लिश में वही आपकी 200 मार्क्स जाते हैं। फिर आपका जीएटी में जीएस आता है, जीएस में साइंस और एसएसटी इंडिविजुअल मिक्स होती है, आपको मतलब ऐसे अलग से साइंस और एसएसटी नहीं मिलती, उसमें पूरा मिक्स पैटर्न आता है। तो जीएटी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि उसमें सिलेबस थोड़ा वाइड होता है। बाकी आता ये भी मतलब 10th to 12th लेवल तक का ही जीएटी का सेक्शन आता है। एनडीए में अप्रोक्सीमेटली एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच की 92 सीट्स होती हैं। 92 सीट्स होती है, उसमें 2 सीट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑल्सो होती है। एनडीए के फ्लाइंग में जाने के लिए उसके आप बात जैसे ही आप रिटर्न क्लियर करते हो, रिटर्न के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लाख पीपल अपीयर करते हैं, 8000 बच्चे रिटर्न निकाल पाते हैं। उसके बाद आपकी होती है एसएसबी। एसएसबी का प्रोसेस एनडीए में आपका बोर्ड दिया जाता है। जैसे एयरफोर्स में जो एसएसबी कंडक्ट होती है वो एएफएसबी करवाती है, उनका अलग बोर्ड होता है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। तो ये डेट्स आपकी, जैसे आप मेल पर आपको आता है कि आपका कौन सा बोर्ड सेलेक्ट हुआ है, तो ये 5 बोर्ड्स होते हैं। वैसे वहां पर एयरफोर्स में सेलेक्ट होने के लिए उन 5 बोर्ड्स में सबसे पहला आता है फर्स्ट एएफएसबी देहरादून। तो ये 5 बोर्ड्स होते हैं, देहरादून, मैसूर, गांधीनगर एंड गुवाहाटी एंड वाराणसी। ये 5 बोर्ड होते हैं, इनमें आपकी एसएसबी कंडक्ट की जाती है। एसएसबी एक 5 डे का प्रोसेस होता है और इन बोर्ड्स में आपकी एसएसबी अलॉट होती है। तो एसएसबी के लिए सबसे पहले आपका जो फर्स्ट डे पर प्रोसेस होता है वो होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस। स्क्रीनिंग प्रोसेस से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। आपके कॉल लेटर में लिखा हुआ होता है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। बेसिकली उसमें 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अचीवमेंट्स वगैरह, मतलब उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाके वहां पर रिपोर्ट करना है। जैसे ही आप वहां पर रिपोर्टिंग करते हो एसएसबी में डे 1 में, तो सबसे पहले जो आपका प्रोसेस होता है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट होता है वो ओआईआर होता है। ओआईआर होता है मतलब ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एक होता है, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 2 फेजेस में कंडक्ट होता है। जैसे आपको फर्स्ट दे दिया जाएगा, उसमें मतलब 50 क्वेश्चंस होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 27-28 मिनट्स इतना टाइम दिया जाता है एफएसबीज में। उसके बाद आपको एक और डीआईपीआर दी जाती है ओआईआर टेस्ट की, तो ये 2 डीआईपीआर आपका कंडक्ट करवाई जाती है ओआईआर में। उसके थोड़ी देर बाद आपका एक पीपीडीटी सेशन होता है। इसका इंपॉर्टेंस ओआईआर से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें आप एक ग्रुप एक्टिविटी करोगे जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपके ग्रुप में 15-16 कैंडिडेट्स होंगे जो आपकी एक पीपीडीटी करेगा। पीपीडीटी में सबसे पहले आपको कोई पिक्चर दिखाई जाती है, जैसे ये 3 एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम मिलता है 30 सेकंड पिक्चर को देखने के लिए, फिर 1 मिनट बॉक्स फिलिंग के लिए और 4 मिनट स्टोरी राइटिंग के लिए। जैसे ही आपका पीपीडीटी होता है उसके तुरंत बाद एसेसर्स आते हैं, जीटीओ, साइक एंड इंटरव्यू, वो आपका एक पीपीडीटी नरेशन और जीडी कंडक्ट करवाते हैं। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं तो उसके बाद आपका प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है। मतलब फीडबैक तो नहीं दिया जाता, मतलब आपको बता दिया जाता है कितने बंदे स्क्रीनिंग हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसमें भीड़ छट जाती है। हर बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली देहरादून, वाराणसी में 180 की अप्रोक्स रिपोर्टिंग होती है और उनमें से कुछ 70-60 कैंडिडेट स्क्रीनिंग हो पाते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है एयरफोर्स में, वो साइकोलॉजी सेम डे कंडक्ट होता है। साइकोलॉजी में अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 बजे के आपका एक टेस्ट होता है साइक का, जो 2.5 घंटे चलता है और वो एएफएसबीज में ही होता है, मतलब सेम डे। उसमें क्या होता है आपका साइक में टीएटी आता है सबसे पहले, फिर डब्ल्यूएटी, फिर एसआरटी और एसडी। टीएटी में आपको 12 स्टोरीज दिखाई जाती हैं, हर स्टोरी के लिए आपको 4 मिनट्स का टाइम मिलता है। उसके बाद डब्ल्यूएटी होता है, 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं, हर वर्ड में 15 सेकंड का टाइम मिलता है। उसके बाद आपका एसआरटी होता है और इनके बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है एफएसबीज में, एकदम से कंडक्ट होते रहते हैं। जैसे ही टेक्स्ट खत्म हुआ नेक्स्ट टेस्ट
आपको असाइन कर दिया जाता है। एसआरटी में आपको 60 एसआरटीज दी जाती है, उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलती है और उसके लास्ट में आपको 15 मिनट्स मिलती है आप एचडी कंडक्ट कर पाओ। एचडी में आपको अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है और ये इजी भी होता है क्योंकि आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन आप प्रिपेयर करते हो और वही आपको लिखना होता है जो एक्चुअल में होता है। उसके बाद डे 3 और 4 में आपका जीटीओ और इंटरव्यू होता है। ये आपके ग्रुप पे डिपेंड करता है, पहले आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, जीटीओ भी हो सकता है। तो वो आपको बोर्ड में जाने के बाद पता चलता है कि इंटरव्यू पहले होगा या जीटीओ। तो हर बंदे के अप्रोक्सीमेटली 10 पीपल्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें जीटीओ कंडक्ट होता है। जीटीओ में सबसे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, करंट अफेयर्स का हो सकता है या फिर सोशल टॉपिक हो सकता है। तो आपको वो दिया जाता है, आपको उसमें डिस्कशन करना होता है और एसेसर्स बाहर से नोटिस करते हैं कि क्या पार्टिसिपेशन और क्या वो मेन तो ओएलक्यूज देखते हैं कि आप बोलते वक्त हर किसी की बातें सुन रहे हो, आप कैसा एक्सप्रेशन है, ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये ग्रुप डिस्कशन टेस्ट में होता है। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट होता है वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ये प्रॉपर एक फील दिला देता है। वहां पर एयरफोर्स में 3D मॉडल्स दिखाए जाते हैं जीपीई के लिए, आर्मी और नेवी बोर्ड्स में थोड़ा 2D टाइप में दिखाया जाता है, पर एयरफोर्स में प्रॉपर 3D टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। वहां पर पहाड़ वगैरह, नदी वगैरह प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर्स में होते हैं जीपीई। वो कंडक्ट किया जाता है। आपको पहले एक स्टोरी शीट नरेट करते हैं एसेसर्स, उसके बाद आपको टाइम देते हैं उसको रीड करने के लिए, फिर आपको वो स्टोरी प्रॉपर उसका सॉल्यूशंस लिखने होते हैं और फिर अपने ग्रुप में उसका जीडी करना होता है और फिर लास्ट में एक बंदे को कॉमन नरेशन भी करना होता है क्या सॉल्यूशन होता है। तो जीपी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसमें काफी अच्छे एक्शंस आप डाल सकते हो। उसके बाद होता है पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें क्या होता है, जीटीओ स्ट्रक्चर्स होते हैं काफी, मतलब 4 लाइंस होती हैं, उसमें हर लाइन के बाद आपका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होते चले जाता है। तो ऐसे सर आपको पहले पूरी ब्रीफिंग देते हैं, रेड येलो कलर्स की ब्रीफिंग देते हैं। एयरफोर्स में पीजीटीज में एक थोड़ा अलग रूल होता है, आर्मी और नेवी में डबल ब्रीजिंग कॉन्सेप्ट नहीं आता है, पर एयरफोर्स में ऑलमोस्ट हर बोर्ड में सारे स्ट्रक्चर में डबल ब्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये एक रूल अलग होता है एयरफोर्स में कि वहां पर जो आर्मी में ये होता है कि 4 फीट से पहले अपन जंप कर सकते हैं पीजीटी स्ट्रक्चर्स में, एयरफोर्स में लगभग सारे आइडिया डबल ब्रीजिंग वाले होते हैं और उनके स्ट्रक्चर थोड़े वैसे लेंथ में ज्यादा होते हैं एयरफोर्स के। बाकी ओवरऑल पीजीटी एचजीटी दोनों सेम ही होते हैं। एचजीटी में आपका ग्रुप हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर प्रॉपर ग्रुप 10 स्ट्रेंथ का है तो एचजीटी में 5 का ग्रुप होगा और उसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा, वो आपको सोल्व करना होता है। उसके बाद फिर आपका होता है लेक्चरेट। लेक्चरेट में आपको एक कार्ड दिया जाता है, उसमें 4 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट जनरली माना जाता है कि फर्स्ट हाई लेवल होता है, फिर 2 नॉर्मल लेवल होते हैं, फिर लास्ट वाला थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जर्नलाइज टॉपिक हो जाता है कुछ भी। तो लेक्चरेट में आपको 3 मिनट्स मिलती है लेक्चरेट डिलीवर करने के लिए और प्रॉपर आपको लेक्चरेट अच्छे से करना होता है। उसमें ऐसे सर आपका कॉन्फिडेंस, वे ऑफ नरेशन, काफी चीजें एसेस करते हैं। लेक्चरेट आप प्रैक्टिस काफी कर सकते हो क्योंकि लेक्चरेट के टॉपिक कोई अल्ट्रा मतलब टफ नहीं आते हैं, नॉर्मल ही टॉपिक होते हैं लेक्चरेट के। कमांड टास्क में आपका इंडिविजुअल टास्क होता है। कमांड टास्क में ये होता है कि आपको इंडिविजुअली बुलाया जाएगा क्योंकि पीजीटी और एचजीटी में प्रॉपर ग्रुप एक्सरसाइज हो जाती है। कमांड टास्क में आपको एक टास्क दिया जाएगा, आप 2 सबॉर्डिनेट्स को बुला सकते हो। जीटीओ आपको बताएगा, डिफिकल्टी रेज करेगा कमांड टास्क में कैसे सोल्व करना है। जितने ज्यादा डिफिकल्टीज रेज हो जीटीओ के द्वारा कमांड टास्क में तो उसका मतलब ये है कि आपका अच्छा चल रहा है क्योंकि जीटीओ आपको डिफिकल्टीज में डालना चाहता है। तो कमांड टास्क बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है क्योंकि इसमें आप पर्सनली जज होते हो जीटीओ के द्वारा, क्योंकि पीजीटी और एचजीटी में ग्रुप एक्टिविटी ज्यादा होती है, कमांड टास्क नॉर्मल हो जाता है, मतलब इंडिविजुअल का हो जाता है। फाइनल ग्रुप टास्क में भी सेम होता है। जीटीओ ये लास्ट डे ही कंडक्ट करवाता है। एफजीटी, एफजीटी में ये होता है कि आपके पूरे ग्रुप को लास्ट टाइम जीटीओ देखना चाहता है कि ग्रुप एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व रहता है। डे फर्स्ट में तो ये नहीं होता, सेकंड डे के लास्ट टास्क होता है एफजीटी। उसमें जीटीओ बेसिकली ये जज करना चाहता है कि अब सेकंड डे ये मतलब ग्रुप में आप वहां पर रेस्ट भी करते हो रूम्स में, तो उसके बाद आपकी क्या प्रोसेस निकली, आप ग्रुप में दोबारा कैसे डील कर रहे हो। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स पहले हो जाता है डे 1 2 में, एफजीटी से बाद में नहीं होता। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल अप्रोक्सीमेटली 10 ही होते हैं हर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। वहां पर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में आर्मी से स्टैंडर्ड थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एयरफोर्स की जो रोप क्लाइंबिंग है वो काफी ज्यादा हाइट पर होती है, बैलेंसिंग बीम भी थोड़ी वो होती है। एयरफोर्स में मंकी क्रोलिंग थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, वो आर्मी और नेवी बोर्ड्स में मंकी क्रोलिंग नहीं पाई जाती है। तो एयरफोर्स में मंकी क्रोलिंग एक्स्ट्रा होती है और उनका जो रोप क्लाइंबिंग का जो लेंथ होता है वो एयरफोर्स बोर्ड में थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है 3 या 4th डे में। इंटरव्यू में बेसिकली आपकी पीआईक्यू फॉर्म से जज होता है, पीआईक्यू फॉर्म देखते हैं वहां पर आपका इंटरव्यू में। ऐसा कुछ पीआईक्यू फॉर्म मिलता है आपको, ये आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी अब आजकल भरवाने लग गए हैं।
जैसे आप जहाँ से डेट सिलेक्शन लिंक करते हो वहां पर भी फिल ऑनलाइन PIQ का ऑप्शन होता है, तो वो सेम पैटर्न का PIQ होता है, ये आप फिल करना होता है। बाकी वहां पर भी ऑप्शन मिलता था पहले, अब भी मिलता, अब शायद नहीं मिलता है वो, तो ऑनलाइन PIQ फॉर्म आप फिल कर सकते हो और वहां पर भी आपको एक PIQ दिया जाता है साइक और इंटरव्यू के टेस्ट से पहले, जिसमें आपको अपनी प्रॉपर डिटेल्स भरनी होती है PIQ में। उसके बाद आपका 40-50 मिनट्स एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है जो एसेसर कंडक्ट कराते हैं वहां पर। वो प्रॉपर आपकी OLQ जानना चाहते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो, आप किस बैकग्राउंड से हो, आप सच बोल रहे हो, आपका क्या पार्टिसिपेशन है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, आप कैसे बंदे हो, आपकी क्या इंटेलिजेंस है, वो प्रॉपर आपके सारे क्वेश्चन इंटरव्यू जज कर लेता है आपके 40-50 मिनट्स में। उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद आपकी होती है लास्ट में होती है आपके इंटरव्यू के बाद आपकी कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में आपका क्या होता है कि इंडिविजुअल का लास्ट टाइम एसेसर सभी बैठे होते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि जैसे इंडिविजुअल आपको बुलाया जाएगा, आप डाउटफुल केस हो तो आप पर डिस्कस होता है, प्रॉपर आपको जानते हैं कि लास्ट टाइम जो भी रिजल्ट बनता है वो कॉन्फ्रेंस में ही बनता है। वहां पर एसेसर जज करते हैं कि हम कितने मार्क्स देने हैं, क्या कुछ रिजल्ट बनाना है, तो वो प्रोसेस होता है। वो 5 to 10 मिनट्स का प्रोसेस होता है अप्रोक्सीमेटली, और उसमें आपसे ज्यादा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछते, वो वही पूछते हैं कि आपका स्टे कैसा था, बोर्ड कैसा लगा, एनी फीडबैक, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो वो सारा प्रोसेस होता है आपके अंदर। बेसिकली SSB प्रोसेस में OLQs ही देखी जाती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। आप अगर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में बिहेवियर करोगे तो ऑफिसर आपको डायरेक्टली रिकमेंड कर ही देंगे। जैसे ही आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अडेप्ट करोगे, आपका ग्रुप एक्टिविटी, साइट, इंटरव्यू सब कुछ अच्छा होता है, फिर आप रिकमेंड हो जाते हो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। अप्रोक्सीमेटली 10-12 कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाते हैं आउट ऑफ 70, तो काफी अच्छा रेशो होने लग गया। एनडीए में बेसिकली काफी अच्छा रेशो होता है सिलेक्शन होने के लिए। उसके बाद आप प्रिपेयर भी कर सकते हो SSB के लिए। ऐसे मैंने भी LWS से अपनी प्रिपरेशन की थी SSB की। जैसे ही फिर आपका मतलब रिकमेंड हो जाते हो, फिर आपका होता है CPSS। CPSS होता है आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। CPSS की मेन तो ये है कि मैश्योर मैश्योर देहरादून और वाराणसी, इन 3 बोर्ड्स में CPSS नेक्स्ट डे ही कंडक्ट हो जाता है जिस दिन आप रिकमेंड होते हो। पर गांधीनगर और गुवाहाटी में CPSS वहां पर कंडक्ट नहीं होता है। अगर आप गांधीनगर से रिकमेंड हुए या गुवाहाटी से रिकमेंड हुए तो आपको 1 वीक का टाइम मिलता है। गांधीनगर गुवाहाटी वालों को देहरादून रिपोर्ट करना होता है, गांधीनगर वालों को मैसूर रिपोर्ट करना होता है। तो उनका एक CPSS टेस्ट होता है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। CPSS टेस्ट कुछ नहीं होता, बहुत नॉर्मल होता है, कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम एक टेस्ट होता है। वो 2 फेज में होता है। पहले तो आपका कुछ स्टैंडर्ड होता है, क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड आपको फिर एक कॉकपिट में बैठा के गेम प्ले होता है। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेक्शन रेशो माना जाता है। जैसे हमारे टाइम पर 24 थे तो उसमें से 12 कैंडिडेट्स का CPSS क्वालिफाइड हुआ था। तो उसमें काफी चीजें मैटर करती है, आप कैसे अपनी लेग मूवमेंट, आई कोऑर्डिनेशन, हैंड मूवमेंट करते हो। तो CPSS में वहां पर आपको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाती है। CPSS अगर आप ना भी प्रिपेयर करो, आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो क्लियर हो जाता है। CPSS के लिए बेसिकली आपकी ड्राइविंग स्किल्स अगर आप करते हो या फिर आप कोई वीडियो गेम्स खेलते हो तो उससे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो CPSS काफी इजी होता है क्लियर करने के लिए। वो हो जाता है CPSS क्लियर, क्योंकि उसमें प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाती है पहले आपको कि वो टेस्ट क्या कंडक्ट होने वाला है। आपको प्रॉपर ट्रायल मिलती है गेम के लिए। मतलब कोई CPSS का कोई गेम है तो पहला आपका ट्रायल होता है, फिर आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। उसमें से जो बेस्ट अटेम्प्ट होता है वो आपका CPSS के लिए मेन माना जाता है। जैसे ही फिर आपका CPSS हो जाता है क्लियर, फिर आपका होता है मेडिकल्स। मेडिकल्स का स्टैंडर्ड जो एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए, वो लिटिल बिट आर्मी नेवी के लिए थोड़ा सा एयरफोर्स का थोड़ा हायर स्टैंडर्ड होता है। मेडिकल्स एयरफोर्स कंडक्ट पूरे इंडिया में 2 ही जगह होते हैं, एक दिल्ली और एक बैंगलोर। दिल्ली में AFCME में होता है और बैंगलोर में भी होता है। तो मेडिकल्स का स्टैंडर्ड एयरफोर्स का कुछ जगह ज्यादा होता है। मेडिकल्स में आपको एयरफोर्स में काफी टाइम मिल जाता है। आर्मी नेवी में ये होता है जिस दिन आप रिकमेंड हुए उसके तुरंत बाद आपके मेडिकल्स चलेंगे, 5 to 7 डेज इतने दिन। पर एयरफोर्स में क्या होता है, आप जिस दिन रिकमेंड CPSS क्वालिफाइड होते हो फिर आपको डेट्स मिलती है। आप दिल्ली भी जा सकते हो, आप बैंगलोर भी मतलब जा नहीं सकते, आपको प्रॉपर दिया जाता है कि आपको कहाँ जाना है। देहरादून, गुवाहाटी, वाराणसी, इन बोर्ड्स के मेडिकल दिल्ली में होते हैं, गांधीनगर और मैसूर के मेडिकल्स बेंगलोर में होते हैं। तो वहां पर आपके मेडिकल्स कंडक्ट होते हैं। मेडिकल्स बेसिकली 4 वर्किंग डे का प्रोसेस होता है। वहां पर आपका प्रॉपर पूरी बॉडी चेकअप होती है। एनडी के नोटिफिकेशन में प्रॉपर गाइडलाइंस भी लिखी होती है कि मेडिकल फ्लाइंग का स्टैंडर्ड क्या होता है और नॉर्मल का स्टैंडर्ड क्या होता है। बेसिकली फ्लाइंग ब्रांच के मेडिकल्स थोड़े से टफर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि पायलट बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा वो हो जाता है रोल। मेडिकल स्टैंडर्ड आई का तो ये होता है, यहाँ पर मायोपिया एक्सेप्टेबल नहीं होती है एयरफोर्स में।
इवन अगर आपकी 1/6/9 करेक्टेबल है तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि आप हो सकते हो, पर मायोपिया आपकी अगर आई में है तो वो नहीं आता। एनडी मतलब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हाइपरमेट्रोपिया चल सकती है बट मायोपिया नहीं चल सकती। अगर आपकी आईज में पावर है तो आप फ्लाइंग के लिए नहीं जा सकते। कलर विजन के लिए आपका CP1 होना चाहिए। वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है एक MLT करके, तो उसमें आपको प्रॉपर कलरिंग देखते हैं कि ग्रीन रेड परसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है एक डार्क रूम में बैठा के। तो ये CP टेस्ट होती है, इसकी CP1 की रेटिंग होनी चाहिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो। फ्लाइंग में थोड़ा सा बस स्टैंडर्ड आई का और स्पाइन का ज्यादा होता है आर्मी और नेवी के। फ्लाइंग का मेडिकल 4 वर्किंग डेज में कवर हो जाता है, पर वो है कि सैटरडे संडे ऑफ होता है तो वो कई बार आपको सुनने में आता है कि 5 to 7 डेज भी कंडक्ट हो जाता है मेडिकल, इसलिए वो थोड़ा होता है। बाकी फ्लाइंग के मेडिकल्स में मेन तो स्पाइन वो एयरफोर्स वाले थोड़े ज्यादा चेक करते हैं आर्मी और नेवी के कंपैरिजन में, और आईज का स्टैंडर्ड एयरफोर्स में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि आईज में कोई भी नंबर अलाउड नहीं होता है। उसके बाद फिर जैसे ही आप ये कर लेते हो तो उसके बाद आपकी एक सीटिंग लेंथ भी होती है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए बेसिकली आपको कॉकपिट में बैठना है फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, तो उसमें आपकी प्रॉपर सीटिंग हाइट, लेग लेंथ, थाई लेंथ, ये प्रॉपर मेजरमेंट्स की जाती है। क्योंकि एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में आपकी लेग लेंथ हो गई, थाई लेंथ हो गई, हैंड लेंथ हो गई, तो अगर आप उसके लिए फिट हो तभी अलाउड होते हो। तो सीटिंग लेंथ होनी चाहिए आपकी 81.5 से 96 तक। लेग लेंथ आपकी होनी चाहिए 99 से 120 तक। ऐसे ही थाई लेंथ का स्टैंडर्ड है। और मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हो। आपका चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और सरकमफ्रेंस 77। वेट BMI आपका जो कैलकुलेट होता है उसके अकॉर्डिंग उस रेंज में आना चाहिए जो BMI का स्टैंडर्ड होता है, वो प्रॉपर उसकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। मेडिकल्स का स्टैंडर्ड तो यही है, बाकी डॉक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। बेसिकली आपको प्रॉपर फिट रहना है, आईज और आपकी बॉडी में कोई इंजरी वगैरह नहीं होनी होती है, तो आप फ्लाइंग के लिए NDA स्टैंडर्ड में हो जाते हो क्योंकि आपकी इतनी इंजरी नहीं होती इस एज में, तो फ्लाइंग के लिए आप फिट हो जाते हो NDA में। इवन अगर आपकी कोई इंजरी वगैरह नहीं है, आईज सही है, मतलब वैसे कोई पेन वगैरह नहीं है, तो आप लेंथ वगैरह के ये सब अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा सकते हो। इसके बाद लास्ट में आपको अगर फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो आपको अपना प्रॉपर स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। आपको सबसे पहले रिटर्न निकालना है, फिर SSB, और मेडिकल्स में आप तो वो नहीं कर सकते कुछ, बट आपका अच्छा होना चाहिए, आईज हो गई, आपका प्रॉपर स्पाइन वगैरह फुल फिट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप सेलेक्ट होते हो और फिर आप NDA में ज्वाइन करते हो एज एन एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच। उसके बाद आपको NDA में फ्लाइंग ब्रांच मिलती है, 3 ईयर्स आपका NDA में चलता है, 4th ईयर आप AFA में जाते हो एज ए फ्लाइंग पायलट। उसके बाद आपको फिर फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अदर ऑप्शंस मिलते हैं। तो लास्ट में सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए। जय हिंद।